हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के दोहन के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग हमेशा जानते होंगे, हमेशा क्वेश्चन जो है देखते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हमेशा सुनते होंगे। उसके बाद रियो सम्मेलन, जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। तो ये जो 2-3 प्रश्न है वो आपको यहीं से पूछा जाता है, इसलिए हम लोग पूरे तरीके से कोशिश करेंगे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझाने की, और एक ही वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से कोशिश करेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने की। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। और जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा या फिर जो पॉइंट नोट करने के लिए बोलूंगा, प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल करके बैठे, आप हेडिंग में दें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये जो है आपका 8वां चैप्टर है राजनीति शास्त्र का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण। अगर पर्यावरण होता क्या है तो देखिए, पर्यावरण का अर्थ है सभी भौतिक तथा जैविक विश्व से है। पर्यावरण का अर्थ सभी भौतिक तथा जैविक विश्व से है, जिसमें सजीव तथा निर्जीव निवास करते हैं। यानी कि पर्यावरण का जो मतलब है वो है भौतिक तथा जैविक विश्व, यानी कि जहां पर सजीव और निर्जीव दोनों निवास करते हैं। और प्राकृतिक संसाधन तो आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी वस्तुएं जो है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पेड़ हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है विश्व की राजनीति में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एचडीआई रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों, जैसे कि भारत हो गया, ये क्या है विकासशील देश है, ठीक है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के एचडीआई रिपोर्ट कब का है, 2016 का। हम लोग पढ़ रहे हैं कि विश्व की पूरी दुनिया में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, यहाँ पर 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है ना। ये एक रिपोर्ट है, एचडीआई रिपोर्ट, जहां पर कहा जाता है कि जितने भी लगभग विकासशील देश है वहां पर 66 करोड़ लोगों को लगभग स्वच्छ जल जो है वो नहीं मिलता है, तथा यहाँ की करीब 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई की सुविधा से जो है वंचित है। यानी कि यहाँ पर 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो साफ सफाई से बिल्कुल एकदम उस सुविधा से जो है बिल्कुल दूर है। इसी कारण से 30 लाख से अधिक बच्चे हर साल मौत के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में 2 अरब 1 अरब 30 करोड़ तो यहीं पे 1 अरब 130 करोड़ लोग तो यहीं पे है भारत में, ठीक है। लेकिन 1 अरब 30 करोड़ यहाँ पर है, लेकिन ये 2 अरब 40 करोड़ का मतलब हुआ कि लगभग 66% लोग पूरी दुनिया में जो है साफ सफाई से वंचित है। यानी कि उन लोगों को साफ सफाई की जो सुविधा है वो अभी भी नहीं मिल पा रही है। और लगभग 66.3 करोड़ जनता है भारत की जिसको स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। विश्व भर में मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े भाग की उर्वर क्षमता घट रही है। यानी कि पूरी दुनिया में जो उर्वर क्षमता वाले, यानी कि जहां पर फसल वगैरह अनाज वगैरह ज्यादा उगता है उसकी जो क्षमता है वो ज्यादा होता है, लेकिन ये क्षमता वाली जो मिट्टी है, जो जमीन है, वो बहुत ही घट रही है। यानी कि अब आपको पहले क्या होता था, अगर हम लोग एक बोरी अगर यूरिया देते थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब हम लोग वहीं पे 2 बोरी यूरिया देते हैं। अलग अलग तरीके का हम लोग पोटास, अलग अलग तरीके का हम लोग खाद्य पदार्थ देते हैं ताकि जो अनाज है वो ज्यादा से ज्यादा उपजे। लेकिन पहले क्या था, नहीं देते थे तब भी होता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उर्वर क्षमता जो है वो घट रही है, खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है, तथा जल प्रदूषण जो है वो बढ़ रही है, जो दुनिया भर के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। यानी कि प्राकृतिक वन यानी कि जो भी जंगल है वो जलवायु को, यानी कि क्लाइमेट जो है हम लोगों का, उसको संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। जैसे अभी औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये सभी के कारण क्या होता है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है, जिससे क्या हो जाता है कि जैव प्रजातियों के लिए ये खतरा का विषय बन जाता है। आप लोग हमेशा जानते होंगे कि जहां पर भी जंगल वगैरह होता है, ये चैप्टर आपका पर्यावरण है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपके कोई दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं तो, ठीक है। प्लीज आप लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। चलिए, तो प्राकृतिक वन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि होता क्या है, अगर जंगल वगैरह सही से हो तो वहां पर बारिश भी सही से होती है, लेकिन अगर जंगल वगैरह नहीं होगा तो बारिश वगैरह नहीं होगी। तो पहले क्या था कि प्राकृतिक वन जंगल जो है बहुत ज्यादा था, इसलिए क्या होता था कि जलवायु जो है वो संतुलित होता था।
लेकिन अभी औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण, शहर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। फिर क्या कहता है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जंगलों की जो है अंधाधुंध कटाई की जा रही है। कहीं कहीं पे मान लेते हैं अब एक एयरपोर्ट बनाएगा तो वहां पर कितना किलोमीटर तक जो है जंगल को काटना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी जैव प्रजाति है उन लोगों के लिए खतरा विषय बन जाता है, खतरा का विषय बन जाता है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है ना। O3 यानी कि ओजोन गैस जो है धरती का ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसकी जो मात्रा है वो घट रही है और ओजोन परत में जगह जगह पर छेद हो रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ओजोन छिद्र, ठीक है। इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बहुत ही बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि आप लोग को पता होगा जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो है O3 है यानी कि ओजोन परत है। अब ओजोन परत जो है जगह जगह पर छेद हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो CFC गैस के कारण। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो हम लोग AC यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं और कोई तरह तरह का सामान यूज करते हैं तो उससे जो गैस निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या होता है, ये जो ओजोन परत है चारों तरफ जो फैला हुआ है ओजोन परत यानी कि O3, ये क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। अब सूर्य से जो प्रकाश आती है तो वहां पर जो पराबैंगनी किरण है, सूर्य से जो प्रकाश आती है तो वहां पर जो पराबैंगनी किरण है ना, तो उससे पराबैंगनी किरण क्या होगा, आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा और ये मतलब कि आसानी से पार कर जाएगा और फिर हम लोगों का पृथ्वी पर आएगा और फिर हम लोगों का शरीर पर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, स्किन कैंसर होगा, है ना। तो इससे हम लोगों को दिक्कत होती है कि ये धरती का ऊपरी ओजोन परत अगर खत्म हो जाए, ओजोन परत अगर क्षय हो जाए यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो इससे हम लोगों का शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पराबैंगनी किरण जो है वो डायरेक्ट हम लोगों का शरीर पर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र है और मनुष्य का स्वास्थ्य है, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। पूरा विश्व में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट हो रही है। अगर इस गतिविधि पर रोक नहीं लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी, ठीक है। यानी कि जितना जो लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इस पर रुकावट वगैरह नहीं हुई तो ऐसी समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में जो है बहुत ही ज्यादा गिरावट होगी और ये जो खतरा है वो और ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया विश्व की राजनीति में पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। एक है किताब जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये इंग्लिश नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आपका बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में, लिमिट्स टू ग्रोथ। तो लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक है, एक किताब है। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वान का समूह जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम है, इसे समूह ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण नाश हो रही प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी मतलब कि जनसंख्या बढ़ने से जो भी मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों में जो भी नाश होगी तो उन्हीं के बारे में या फिर जो हो रही है उन्हीं के बारे में जो है व्याख्या किया गया है एक किताब में जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या नाम है, लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। और इस कौन सा विद्वान का समूह ने इसको बनाया था, तो क्लब ऑफ रोम का एक समूह है, ठीक है, विद्वान का एक समूह है, उसी ने जो है इस बुक को लिखा था, प्रकाशित किया था, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियो अथवा पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में कभी कभी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। देखिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका नाम रियो सम्मेलन क्यों पड़ा, तो क्योंकि ये सम्मेलन जो है वो ब्राजील में हुआ था और एक जगह पर हुआ था जिस जगह का नाम था रियो सम्मेलन, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग रियो सम्मेलन बोलते हैं और कभी कभी इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। तो या चाहे आप रियो सम्मेलन बोलिए या पृथ्वी सम्मेलन, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ था ब्राजील की एक जगह रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसे हम लोग रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इस सम्मेलन में 170 देश था, हजारों स्वयंसेवी संगठन था और अनेक बहुराष्ट्रीय नियमों ने जो है इस संगठन में भाग लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको याद रखना है ये कब हुआ था, 1992 में। कहां पर हुआ था, ब्राजील में, एक जगह जिसका नाम है रियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो जगह का नाम है। यहाँ पर 170 देश भाग लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं रियो अथवा पृथ्वी सम्मेलन का महत्व क्या है। चलिए, पर्यावरण को लेकर बढ़ते समस्याओं को इसी सम्मेलन में राजनीतिक दायरे में ठोस रूप मिला, यानी कि पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी समस्याएं बढ़ रही है, जितना भी जो खतरा है वो बढ़ रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे में जो जिक्र है वो इसी सम्मेलन में किया गया। इस सम्मेलन में एक बात खुलकर सामने आई
कि विश्व में धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध तथा विश्व के गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर विश्व के धनी और विकसित देश है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये क्या है आपका पृथ्वी है, तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध जो है वो ज्यादा धनी है और ज्यादा विकसित है। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है ना वो उतना विकसित नहीं है, उतना मतलब कि वो विकासशील है, विकसित नहीं है, और ये क्या है, गरीब है। तो इस सम्मेलन में एक बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध तथा विश्व के गरीब और विकासशील देश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ये जो है पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार है। पृथ्वी सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन से लगभग 5 साल पहले यानी कि 1987 में, क्योंकि सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, तो उससे 5 साल पहले यानी कि 1987 में एक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में दी गई चेतावनी पृथ्वी सम्मेलन में खुलकर सामने आई। यानी कि इस रिपोर्ट में जो भी चेतावनी दी गई थी, जो भी वार्निंग दी गई थी, इस पृथ्वी सम्मेलन में जो है ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सामने आई। ठीक है, तो ये 5 साल पहले लिखा गया था ये बुक को, यानी कि ये रिपोर्ट छपी थी, लेकिन 5 साल के बाद 1992 में, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में जो है ये सारी बातें खुलकर आई। तो ये क्या है, ये सभी महत्व है, ध्यान रखिएगा। अब अगला है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद तथा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी देश है, जितना भी विकसित देश है, उनको ज्यादातर चिंता किससे था, ओजोन परत से, यानी कि O3 से। ठीक है, जो हमने बताया ना कि ओजोन परत की जो छेद होता है, तो उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश थे उनको जो है ओजोन परत के छेद से, और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो आगे हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, इससे दिक्कत थी। यानी कि उन लोगों को ओजोन परत का जो छेद होता है, क्योंकि अगर ओजोन परत का छेद हो रहा है तो इससे होगा क्या, ओजोन परत का छेद होने से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश का पराबैंगनी जो किरण है, जो किरण हम लोगों के लिए खतरनाक है, यानी कि डायरेक्ट हम लोगों का स्किन पर पड़ेगा। ठीक है, और हम लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। तो वो किरण को रोकने के लिए इससे ज्यादा मतलब की चिंता है सभी को। तो उत्तरी देशों की मुख्य चिंता क्या है, ओजोन परत का छेद और ग्लोबल वार्मिंग। वहीं दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने हेतु ज्यादा चिंतित थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत के छेद और ग्लोबल वार्मिंग, और वहीं पे दक्षिणी देश यानी कि जो विकासशील देश है उनको ज्यादातर आर्थिक विकास, यानी कि क्योंकि वो गरीब है तो उसको आर्थिक विकास तो चाहिए इकोनॉमी वाला। ठीक है, और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने हेतु ज्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, है ना। यानी कि रियो, ये जो सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जैव विविधता को लेकर के और वानिकी के संबंध में कुछ नियम, कुछ रूल बनाए गए। और इसमें एक रूल था जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कुछ तरीके, विकास के कुछ और भी तरीके जो है यहाँ पर सुझाए गए। इसी सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। और इस सम्मेलन में इस बात पर भी ध्यान रखा गया कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, और इसी विकास को हम लोग कहते हैं टिकाऊ विकास। तो ये हो गया आपका रियो अथवा पृथ्वी सम्मेलन का महत्व, यानी कि इतनी सारी घटनाएं जो है आपके रियो सम्मेलन में हुई। अब ये जो एजेंडा 21 के रूप में एक रूल बनाया गया, वो एजेंडा 21 क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए एजेंडा 21, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। इसमें जो एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए तथा सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। तो ये हो गया आपका एजेंडा 21, यानी कि यहाँ पर ये चीज पर सहमति बनी, सभी लोगों ने सपोर्ट दिखाया, एग्री किया कि इस मतलब कि पर्यावरण, कोई भी चीज का विकास होगा तो उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं औद्योगिकरण जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, फैक्ट्री वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो फैक्ट्री से क्या होता है, प्रदूषण निकलता है, और जिससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। तो अब अगर ऐसा वगैरह विकास अगर कोई करेगा भी तो प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, तो एजेंडा 21 में इन सारी बातों को ऐसा रखा गया कि कोई भी अगर विकास होगा, ठीक है, इकोनॉमिक वाला विकास होगा, तो इससे जो है पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब एजेंडा 21 की आलोचना को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का सुझाव यानी कि रुख जो है वो पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। यानी कि एजेंडा 21 की आलोचना करने वाले जो लोग हैं, जो इनके बारे में बुराई करते हैं, उनका कहना यह है कि एजेंडा 21 का जो रुख है वो किधर है, पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित करने की तरफ नहीं है, बल्कि आर्थिक वृद्धि की ओर है।
वो पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित करे। ऐसा एजेंडा 21 का कहना नहीं है। एजेंडा 21 जो है वो आर्थिक वृद्धि की तरफ ध्यान देता है। ऐसा किसका कहना है? एजेंडा 21 को जो नहीं मानता है उनका कहना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VVI है, विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण। अब विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के क्या क्या कारण है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हम लोग जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई करते हैं, इससे भी प्रदूषण होता है। दूसरा है जनसंख्या की लगातार वृद्धि तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी, ये भी बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण के। तीसरा है संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी कि कोई भी संसाधन होता है उसका हम लोग अत्यधिक दोहन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो जंगलों की कटाई करते हैं इससे भी प्रदूषण होता है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से इससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता और हम लोगों का और कमी हो जाता है। ठीक है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं। औद्योगिकरण जो है वो बहुत तेजी से विकास हो रहा है। परिवहन के अत्यधिक साधन तथा ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा कारण है आपका विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के। ठीक है, तो इनको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय क्या क्या है, ये तो कारण हो गया, इसके वजह से होता है। अब इसका उपाय क्या है, तो सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम का पालन, वन संरक्षण अधिनियम का पालन यानी कि पेड़ वगैरह लगाना, ये सारा नियम वगैरह बनाना चाहिए। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण बनाए रखना, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण का विकास इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण का विकास इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरण पर बुरा असर ना पड़े। ठीक है, जन जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पर्यावरण जो है हम लोगों का प्रदूषण है, गांव गांव में प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे कि लोग क्या हो, जागरूक हो और पेड़ पौधे की कटाई ना करें और वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग, और कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उसका हम लोगों को संतुलित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब अगर हम लोग अंधाधुंध जंगल का कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बैलेंस बना करके, संतुलन बना करके हम लोगों को उनका उपयोग करना चाहिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है। तो ये हो गया आपका पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पर्यावरण को लेकर जो विकसित देश है उनकी क्या राय है ना। जो विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो गया, तो इनका क्या राय है आखिर पर्यावरण को लेकर के, तो देखते हैं। उत्तर के विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ये जो है पर्यावरण के वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। अमेरिका और जापान जो है वो पर्यावरण के जो वर्तमान अभी स्थिति है इन पर चर्चा करना चाहते हैं, तथा ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि पर्यावरण को प्रदूषित करने में इन्हीं देशों का योगदान अधिक है। ठीक है, तो पर्यावरण को लेकर विकसित देशों की राय क्या है कि अमेरिका और जापान जैसे देश हो गया, वो क्या चाहता है कि पर्यावरण को लेकर के सभी देश सोचे और सभी देश का भूमिका जो है वो पर्यावरण को लेकर के बराबर हो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पर्यावरण को कोई प्रदूषण कर रहा है तो वो विकसित देश ही कर रहा है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री बहुत ज्यादा है, वहां पर औद्योगिक विकास जो है वो काफी है। अब बताओ आप लोग क्या करोगे, विकसित देश जितने भी है वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री को स्थापना करेगा, इससे क्या होगा, प्रदूषण ज्यादा फैलेगा। अब जो विकासशील देश है वो तो गरीब है, वो तो कर नहीं पाएगा, तो बताओ इसमें बराबर का ये जिम्मेदारी कैसे होना चाहिए। ऐसे तो विकसित देश है उनको थोड़ा कम करना चाहिए ना, हम लोग तो कर ही नहीं रहे प्रदूषण, प्रदूषण तो तुम कर रहे हो, अमेरिका वाला कर रहा है, तो उनको तो करना चाहिए, रोकना चाहिए, है ना। लेकिन उनका राय जो है ये है, तो देख लीजिए आपने राय। अब अगला है पर्यावरण के बारे में विकासशील देशों की राय क्या है, तो देखिए विकासशील देश जैसे कि भारत, इनका कहना है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में विकसित देशों का ही ज्यादा योगदान है। जो अभी हमने कहा कि विकसित देशों का ज्यादा योगदान है, इसलिए उसे पर्यावरण नुकसान की भरपाई ज्यादा करनी होगी। समझ रहे, बराबर नहीं होगा, क्योंकि तुम ज्यादा प्रदूषण फैलाते हो तो इसका मतलब है कि तुमको ज्यादा भरपाई करना पड़ेगा। विकासशील देश जो है वो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। और विकासशील देश का कहना है कि तुम ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हो तो तुम रोको, तुम भरपाई करो नुकसान का। अभी तो हम लोग शुरू ही किए हैं, अब हम लोग पर अभी से तुम अगर प्रतिबंध लगाना शुरू करोगे तो फिर इस तरीके से तो हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम लोग नीचे ही रह जाएंगे, है ना। तो ये हो गया विकासशील देशों की राय पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। साझी संपदा। साझी संपदा वह संपदा जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, यानी कि उस पर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं, किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का। जैसे कि नदी है, उस पर सिर्फ एक इंसान का वहां पर अधिकार नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, पूरे समुदाय का। मैदान है, वहां पर भी पूरे समुदाय का। कुआं है, वहां पर भी पूरे समुदाय का। लेकिन आजकल कोई कोई कुआं होता है जहाँ पर कोई एक लोग अपने जमीन में खुदवा देता है, गड्ढा कर देता है, तो वो अलग सी बात है। लेकिन नदी, मैदान, ये सारा चीज पर जो है एक पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साझी संपदा, है ना, साझी। अब आगे देखते हैं वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत।
ये दोनों को हम लोग देखते हैं, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। देखिए, विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसे वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। ठीक है, तो वैश्विक संपदा हो गया या फिर मानवता की साझी विरासत, ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर पूरे दुनिया के कुछ हिस्से हैं या फिर किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से ये बाहर होता है, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे, है ना, वहीं पे किया जाता है। इसी को हम लोग वैश्विक संपदा बोलते हैं या फिर मानवता की साझी विरासत बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल है, तो ये जो किसी एक देश का नहीं है। अंटार्कटिका है, ये भी किसी एक देश का नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में। समुद्री सतह हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, ये सारा चीज उसी में शामिल है। ठीक है, अब आगे देखिए साझी संपदा की 6। अब देखिए एक एक करके हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको साझी संपदा के बारे में बताएं कि यहाँ पर एक समुदाय के मतलब कि एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अब हमने आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी दिया कि व्यक्ति संपदा किसे कहते हैं, मानवता की साझी विरासत किसे कहते हैं। तो जैसे वायुमंडल हो गया, ये तो पूरी पृथ्वी में है ना, पूरी जमीन में है, ये किसी एक देश का थोड़ी हो सकता है। अंटार्कटिका जहाँ पर हमेशा बर्फ जमा हुआ रहता है, तो वो किसी एक देश का थोड़ी हो सकता है ना, वही है। अब हम आगे देखते हैं साझी संपदा की 6। गहनतर खेती, निजीकरण, जनसंख्या की वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी के पीछे एक ही कारण है, जनसंख्या की वृद्धि, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है। अभी जैसे सरकारी एक अलग चीज होता है, प्राइवेटाइजेशन एक अलग चीज होता है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि वो अपना मनमर्जी चलाने लगता है ना, और सरकारी में क्या होता है कि सरकार मनमर्जी नहीं चला पाता है, क्योंकि सरकार को हम लोग चुनते हैं, इसलिए वो मनमर्जी नहीं चला पाता है। वहीं पे अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो मनमर्जी चलाएगा, वो बोलेगा नहीं तुमको 10 घंटा काम करना पड़ेगा, तो पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल देगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट, ये सभी कारण है पूरी दुनिया में साझी संपदा जिससे क्या होती है, घटती जा रही है। यानी कि एक समुदाय, जैसे एक पूरे समुदाय का अधिकार पहले होता था ना, अब एक व्यक्ति का अधिकार ज्यादातर होता है। तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि साझी संपदा जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते, यानी कि पूरी दुनिया में साझी संपदा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, संधि हुए हैं। सबसे पहला समझौता है जिसका नाम है अंटार्कटिका संधि, जो हुआ था 1959 में। ठीक है, तो ए से हो गया आपका अंटार्कटिका संधि, ए से नहीं, ये ABC है। ठीक है, दूसरा है मॉन्ट्रियल न्यायचार यानी कि प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में समझौता हुआ था। तीसरा है अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल, जो कि 1991 में हुआ था। तो ये तीनों समझौता है साझा संपदा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंटार्कटिक जो है एक बहुत ही बड़ा महादेश है, जहाँ पर लगभग पूरे साल बर्फ वहां पर जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो अंटार्कटिक जो है एक महादेशीय इलाका है जो 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो अंटार्कटिक देश है, महादेश है, वो फैला हुआ है। दुनिया के निर्जन क्षेत्र का 26% भाग जो है इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90% भाग और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% भाग, यानी कि जो धरती पर स्वच्छ जल मौजूद है, जो हम लोगों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध है पूरे जमीन पर, पूरे पृथ्वी पर, तो उसका लगभग 70% जो भाग है वो अंटार्कटिक महादेश के अंतर्गत मौजूद है। अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये जो अंटार्कटिक प्रदेश है, विश्व की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उनको बैलेंस रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC 1992। देखिए, जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार, यानी कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है UNFCCC का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि CCC। ठीक है, तो ये जलवायु के परिवर्तन से, यानी कि जलवायु के बदलाव से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कुछ नियमाचार में कहा गया है, यानी कि इसमें कहा गया है कि इस संधि यानी कि पृथ्वी सम्मेलन को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के हिसाब से पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी उठाएंगे। यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इजराइल में, ठीक है, तो वहां पर इस सम्मेलन में इस बात को रखा गया कि कोई भी देश हो वो अपने मतलब कि क्षमता के अनुसार, जितना भी उनका कैपेसिटी है, जितना भी उनका क्षमता है, उसके अनुसार जितना जहां तक हो सके वो जो है
पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पर्यावरण को संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी को उठाएंगे, ऐसा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पृथ्वी सम्मेलन में कहा। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी में कहा गया है इस बात को। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, इस परिघटना में विश्व का तापमान जो है वो बढ़ता है, जो धरती के जीवन के लिए प्रलयकारी साबित हो सकता है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर का बढ़ना, और ये जो टेम्परेचर बढ़ता है ये धरती के लिए प्रलयकारी हो सकता है, यानी कि पूरे धरती को खत्म कर सकता है, विनाश कर सकता है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में जो है CFC गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी कि मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसको हम लोग CO बोलते हैं, CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये जितने भी गैस है, ये चारों गैस जो है वो काफी खतरनाक है। और ये गैस कहाँ पर होता है? ग्लोबल वार्मिंग में, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर जो बढ़ता है तो उसमें ये सारी गैस का मौजूदगी होता है, प्रेजेंट होता है ये सारे गैस। ठीक है, ये गैसों की मात्रा जो है वो बढ़ती है, ये गैस काफी खतरनाक होता है। ठीक है, ये गैसें वातावरण में बढ़ती जा रही है और इससे ओजोन परत के छेद का दायरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ओजोन की परत ही सूरज और पृथ्वी के बीच एक सुरक्षा कवच की तरह है ना। ओजोन की जो परत है यानी कि जो ये O3 है, यही एक ऐसा परत है जो कि हम लोगों को सूर्य की जितने भी किरणें हैं जो कि हम लोगों के लिए खतरनाक है उसको रोकता है। तो अगर ओजोन परत में छेद हो जाए तो इसका ओजोन परत का जो छेद है, छेद तो हो गया है, लेकिन अगर ये छेद बहुत बड़ा हो जाए तो इससे क्या होगा कि सूरज की जितनी भी रोशनी है, प्रकाश है, जो खतरनाक प्रकाश है वो हम लोगों के ऊपर पड़ेगा और तरह तरह की बीमारी जो है वो हम लोगों के लिए लाएगा। तो ये पृथ्वी के बीच एक सुरक्षा कवच कौन है? ये ओजोन परत। सूरज और पृथ्वी के बीच जो एक सुरक्षा कवच है यानी कि सुरक्षा रखने वाला जो है वो है ओजोन परत। और ये खत्म कैसे हो रहा है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसमें CFC गैस हो गया, CH4 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी जो है काफी खतरनाक गैस है। इसी से जो ओजोन परत है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या कारण है देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी कारण है तेजी से हुआ औद्योगिकरण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी कारण है जो औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है, जंगलों का बहुत तेजी से कम हो रहा है। यानी कि औद्योगिकरण होगा तो जंगल तो तेजी से कम होगा ही, और जनसंख्या बढ़ेगा, इससे भी जंगल जो है वो जंगलों की कटाई होती है और जिससे जंगल जो है वो बहुत कम होता है। पेट्रोलियम पदार्थों के धुएं से होने वाला प्रदूषण और फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी कि AC, फ्रिज, इसका बढ़ता हुआ प्रयोग, ये सभी कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिकरण हो गया, जंगलों का तेजी से कम होना हो गया, पेट्रोलियम पदार्थों के द्वारा जो धुआं निकलता है उससे जो प्रदूषण होता है, और फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इसका जो प्रयोग हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं तो इससे जितने भी गैस निकलते हैं ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक, समझिए कि इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय क्या क्या है इसको भी देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग में जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए प्लीज आप लोग हो सके तो नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये आप PDF लेना चाहते हैं तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से आपको तनु क्लासेस सर्च करना है प्ले स्टोर पर, और वहां से आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे और ये सारा PDF को वहां से आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय देख लेते हैं। सबसे पहले जो CFC गैस है जिसका उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो उत्सर्जन हो रहा है इसको रोकिए। इसके लिए हम लोगों को फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया यानी कि AC हो गया, फ्रिज हो गया, और भी बहुत चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, कूलिंग मशीनों का उपयोग करते हैं, इसका जो प्रयोग है वो हम लोगों को कम से कम करना पड़ेगा। CFC गैसों का उत्सर्जन को रोकना अगर चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को ये सारा चीज जितना भी अभी बोले, फ्रिज, एयर कंडीशन और भी जितना चीज बोले, इन चीजों का जो उपयोग है वो कम करना पड़ेगा। इसकी जगह हम लोगों को उन मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे CFC गैस जो है वो कम निकलती है या फिर निकलती ही नहीं है। समझ गए? इनका प्रयोग क्या आप कम कर सकते हैं, तभी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सकता है। दूसरा है औद्योगिक इकाई की चिमनियों से निकलने वाला धुआं को रोकना, यानी कि जितना भी औद्योगिक इकाई है, जितना भी फैक्ट्री वगैरह है, वहां पर जो चिमनी होता है ना, जो मुख होता है, जैसे भट्टा वगैरह जहाँ पर ईंट वगैरह पकता है तो वो जो मुख होता है उससे जितने भी धुआं निकलते हैं, जितने भी प्रदूषण निकलते हैं उनको रोकना। ठीक है, तीसरा है वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं उससे भी काफी नुकसान पहुंचता है, तो उसके जगह हम लोगों को बिना धुएं वाला गाड़ी का प्रयोग करना होगा। जैसे आज के दिन हम लोग करते भी हैं ई-रिक्शा का प्रयोग, यानी कि जिसको हम लोग टोटो बोलते हैं, तो उनका भी प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि वहां पर जो है प्रदूषण यानी कि धुआं वगैरह नहीं निकलता है, इससे जो प्रदूषण है वो काफी कम हो रहा है। ठीक है, तो वाहनों से निकलने वाले जितने भी धुएं हैं इनसे भी बहुत नुकसान पहुंचता है, इसका भी प्रयोग हम कम से कम करें और हो सके तो बिना धुआं वाला गाड़ी का प्रयोग करें।
उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जितना भी उद्योग है और खासकर जितना भी रासायनिक इकाई है, इससे निकलने वाले जितने भी कचरे हैं, इसका उपयोग में जो है हम लोगों को कम से कम करनी होगी। ठीक है, प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई को हर हाल में रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर जोर लगाना होगा, है ना। प्राथमिकता के आधार पर जो पेड़ों की कटाई है उसको हर हाल में हम लोगों को रोकना होगा और जंगलों के संरक्षण पर हम लोगों को जोर लगाना होगा। तो ये सारा जो है हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है। ये सारा आपका एक प्रकार का उपाय है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का। तो आप लोग हो सके तो अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब जो ये वीडियो जो है वो काफी बड़ी बन रही है, तो जो पार्ट 2 होगा ना, वहां पर हम लोग पार्ट 2 में वन प्रांतर के बारे से शुरू करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे ये चैप्टर को समाप्त करने की। ठीक है, प्लीज अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है। ठीक है, तनु क्लासेस सर्च करने के बाद ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और वहां से जो है आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ऐप में कोर्स में जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज वीडियो को अंत में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।